एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इक्वल्स 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x y व्हेन x इज इक्वल टू 5 x व्हेन y इज इक्वल टू 28। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट है दैट y वेरीज डायरेक्टली एज x, तो इस स्टेटमेंट पे आपने ज़रा गौर करना है और इसका एक्सप्रेशन बना लेना है। और वो किस तरह से होगा, उन्होंने बोला हुआ है कि y इक्वल्स y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक्सप्रेशन हो तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक वैल्यू बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी। जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि 1 एग की प्राइस जो है वो कितनी होती है, वो लेट्स से इट इज़ 10 रुपीज़। ठीक है, तो 2 एग्स की प्राइस कितनी हो जाएगी, अकॉर्डिंगली प्राइस भी बढ़ जाएगी, मतलब 20 रुपीज़। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वान्टिटीज़ बढ़ती जा रही हैं और इस तरफ उनकी प्राइस बढ़ती जा रही है। तो जब कोई भी रिलेशन ऐसा हो, सारे रिलेशंस ऐसे नहीं होते हैं कि जिनके अंदर मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़े, कुछ में ये ऑपोजिट भी होता है। लेकिन डायरेक्ट रिलेशन हम उसको बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस रिलेशन को बोलते हैं जिसके अंदर अगर एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी भी उसके साथ ही इंक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पर भी हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक रिलेशन दिया गया है। तो आपने जब कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होता है तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है आपने कि पहले आपने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते ही इसके साथ एक कांस्टेंट लगाना होता है। ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन में इक्वालिटी के साथ फिर आपको कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने स्टूडेंट सबसे पहला जो काम किया करना है वो ये है कि आपने ये एक इक्वेशन तो बना ली है। ठीक है, ये एक रिलेशन था। ठीक है, मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। लेकिन ये जो है ये अब आपने एक इक्वेशन जनरेट कर ली है। इसके अंदर से हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू पहले फाइंड करके आपने साइड पे रख लेनी है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लें। इम्प्लाइज दैट k इज़ इक्वल टू वाई और x। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पर हमें y की वैल्यू भी दी हुई है और x की वैल्यू भी दी हुई है। हमने वो इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है y और x में। तो y है बेसिकली 8 और x की वैल्यू है 2। 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। अब इस k की वैल्यू को हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस में यूज़ भी कर सकते हैं। जिस तरह के सबसे पहले वो क्वेश्चन किया हुआ है उन्होंने, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसमें अपने आपने सिंपल करना क्या है, बेसिकली वो कह रहे हैं कि y की वैल्यू फाइंड करो। तो ठीक है, हमारे पास y है, y इक्वल्स के एक्स। सिंस y इक्वल्स के एक्स और k की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है, दैट इज़ 4। और x की वैल्यू हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 2। बट हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर ये y की वैल्यू को यूज़ नहीं करना है, x की वैल्यू को यूज़ नहीं करना, बल्कि सिंपली आपने k की वैल्यू पुट करनी है, y इक्वल्स 4x। ठीक है, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x। इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करनी है, इन टर्म्स ऑफ 2 नहीं फाइंड करना। ठीक है, तो आपने ये इस वजह से इस एक्सप्रेशन के अंदर ना x की वैल्यू पुट करनी है ना y की वैल्यू पुट करनी है इस एक्सप्रेशन में। तो ये स्टूडेंट्स आपने ज़रा अपने जेहन में रखनी है बात। तो इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड y व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। मतलब क्या है कि पहले x हमारे पास ये 2 था। ठीक है, और ये x इज़ इक्वल टू 5 अब उन्होंने कर दिया। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 5। अब हमारे पास रिलेशन है ये वाला। ठीक है, जो हम यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है रिलेशन। ठीक है, तो ये आपने लिखना है y इक्वल्स के एक्स। के की वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट ही रहनी है 4, लेकिन x की वैल्यू उन्होंने चेंज कर दी है और x की वैल्यू उन्होंने कहा कि अब 5 है। पहले ये 2 थी लेकिन अब 5 है। ठीक है, तो अब आपने y फाइंड कर लेना, y की वैल्यू हो जाएगी 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज़ इक्वल टू 28। ठीक है, तो हम अगेन इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। और एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, यही वाला। ठीक है, और एक्सप्रेशन है y इज़ इक्वल टू सिंस y इक्वल्स के एक्स एंड नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे उसका एक्सप्रेशन बनाएंगे, y इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू वाई ओवर के, क्योंकि k अब इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, हमने सिर्फ x फाइंड करना है। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। y की वैल्यू उन्होंने कहा है कितनी है, 28। तो यहाँ पर आप 28 रखते हैं ओवर के की वैल्यू हम यहाँ पर लिख चुके हैं पहले ही, दैट इज़ 4। 4 वन ज़ा 4 एंड 4 सेवन ज़ा 28। तो ये x का आंसर आ जाएगा हमारे पास 7, x इक्वल्स 7।
तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इक्वल 7 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 3 फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है व्हेन y इक्वल्स 35 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 18। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने एक्सप्रेशन लिख लेना है। एक्सप्रेशन है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स kx। y यहाँ पर के मैंने क्यों पुट किया है मैं पहले भी बता चुका हूँ। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब भी हमने रिप्लेस करना होता है तो उसकी जगह पर एक तो हम इक्वलिटी लगाते हैं और साथ ही एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। अदरवाइज़ हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वलिटी में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करते हैं। के इज़ इक्वल टू आ जाएगा वाई ओवर एक्स। अब यहाँ पर हमें वाई की वैल्यू भी गिवन है और एक्स की वैल्यू भी गिवन है। एक्स की वैल्यू कह रहे हैं 3 और वाई इज़ इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 7/3 रख देता हूँ, तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें दूसरे नंबर पे कह रहे हैं फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपने सबसे पहले वो एक एक्सप्रेशन बना लेना है, वो बना हुआ है ऑलरेडी, बल्कि यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन को आपने लिखना है वाई इक्वल्स के एक्स। तो आपने यहाँ पर के की वैल्यू पुट कर देनी है एंड दैट इज़ ओवर हियर 7/3। एक्स भी एज इट इज़ और वाई भी एज इट इज़। ठीक है, तो ये वाई आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। कहते हैं नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इक्वल्स 35। तो अपनी एक्सप्रेशन जो है वो यही वाला यूज़ करना है, ये जो एक्सप्रेशन है। ठीक है, और उस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं वाई इक्वल्स के एक्स एंड वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स बन जाएगा वाई ओवर के। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि वाई 35 है। ठीक है, तो वाई की जगह पर हम 35 रख देंगे और के की जगह पर ये जो हमारे पास के की वैल्यू थी 7/3 इसको रख देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर, मैं अगर इधर रफ वर्क में लिख के दिखा दूँ आपको, 35 डिवाइडेड बाई 7/3। ठीक है, तो 35 का डिनोमिनेटर कोई भी नहीं है तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो 35/1 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगी और ये बन जाएगा 3/7। ठीक है, तो 7 1 7 और 7 5 35 होता है। अब यहाँ पर 5 है, ये इस 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके सामने है। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 होता है 15। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ, मतलब एक्स हमारे पास आ गया है 15। और ये जो सेकंड पार्ट है उसके पहले हिस्से का आंसर आ चुके हैं। अब आगे कहते हैं कि y की वैल्यू भी आपने फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 18। तो स्टूडेंट्स हम अगेन इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे सिंस y इज इक्वल टू के एक्स, बट नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ k एंड y विल गेट 7/3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 18 है। अब 18 का कोई डिनोमिनेटर नहीं, इसका मतलब है इसका डिनोमिनेटर 1 है। अब 3 डिनोमिनेटर वाले साइड पर है, 18 नोमिनेटर वाले साइड पर है, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। 3 1 ज़ार 3 और 3 6 ज़ार 18 होता है। अब आपके पास 7 जो है वो भी नोमिनेटर में और ये 6 भी नोमिनेटर में, तो नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई, लेकिन एक दूसरे के साथ ये कैंसिल आउट होते हैं। मतलब जो वैल्यू नोमिनेटर में दी गई है वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से कैंसिल आउट होती है। खैर ये दोनों तो 7 और 6 तो नोमिनेटर्स में लिखे हैं, हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 42। तो y इक्वल्स 42। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्रेशन हमारे सामने है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ़ r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज़ इक्वल टू 5 एंड t इज़ इक्वल टू 18। स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है आपने कि ये एक्सप्रेशन के साथ ही हमें हर क्वेश्चन में ना यहाँ पर r और t की वैल्यू दी हुई होगी। तो ये बेसिकली जो पहली r और t की वैल्यू होती है ना, ये k फाइंड करने के लिए होती है। ठीक है, जो चूँकि हर एक्सप्रेशन के अंदर ही हमें k तो मिलता है, मतलब क्या है कि r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t कह रहे हैं, तो इम्प्लाइज दैट r इज़ इक्वल टू के टी होगा। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए, इक्वलिटी का साइन लेकर आने के लिए हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, दैट इज़ के। तो अब आपने चूँकि के की वैल्यू यहाँ से इस एक्सप्रेशन में से फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, के इज़ इक्वल टू आर बाई टी हो जाएगा। तो ये जो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक ये 5 वाली और दूसरी ये टी इज़ इक्वल टू 8 वाली, ये वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे और ये हो जाएगा आर इज़ इक्वल टू 5 और टी है हमारे पास 8, तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। ठीक है, के की वैल्यू आ गई 5/8। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। कहते हैं देन फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी। तो हमने वो इक्वेशन तो जो है फाइंड कर ली है।
ठीक है, जो इनको कनेक्ट कर रही है और इसके अंदर इक्वालिटी का साइन है, तो ये इक्वेशन है। एंड ऑल्सो फाइंड आर। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ओके, ये फर्स्ट पार्ट आ गया इस क्वेश्चन का। अब कहते हैं कि व्हेन टी, मतलब उन्होंने टी की वैल्यू जो है ना वो चेंज कर दी है, और टी की वैल्यू क्या रखी है, टी की वैल्यू वो कह रहे हैं कि 64 है। के की वैल्यू तो परमानेंटली आपके पास यही है, ठीक है, 5/8। लेकिन जो है ना वो आर की वैल्यू कह रहे हैं इस इक्वेशन को आपने यूज़ करके फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पर जो के है उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी 5/8, लेकिन टी की वैल्यू जो है ना वो चेंज हो चुकी है, एंड दैट इज़ 64। ठीक है, तो आपने 64 से इसे मल्टीप्लाई करना है। 8 1 8, 8 8 ज़ा 64 होता है। तो बेसिकली 64 का कोई डिनोमिनेटर नहीं था ना, तो इसलिए डिनोमिनेटर 1 लिख लिया। अब 8 और 64 नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में थे। ठीक है, तो 64 नोमिनेटर में और 8 डिनोमिनेटर में एक दूसरे से कैंसिल आउट हुए। 8 1 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64। अब आपने नोमिनेटर वाली दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना है, एंड 5 8 ज़ा होता है 40। ठीक है, ये मेरे पास आर की वैल्यू आ गई है, तो स्टूडेंट्स आर इज़ इक्वल टू 40। और अब उसके बाद दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का। कहते हैं कि नाउ यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन आर इक्वल्स 20। ठीक है, तो यहाँ पर हम टी फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, आर इक्वल्स के टी। ठीक है, तो आपने चूंकि टी फाइंड करना है, टी वुड बी इक्वल टू आर बाई के। आर है हमारे पास, यहाँ पर उन्होंने कहा है 20। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है दैट आर इज इक्वल टू 20। 20/5/8, क्योंकि के की वैल्यू ने चेंज नहीं होना, उसने सेम ही रहना है। हम यहाँ पर रफ वर्क में ये सॉल्व करते हैं कि 20/5/8 का क्या आंसर आता है। 20/1, क्योंकि इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हमारे पास इसका, हमने इसका डिनोमिनेटर 1 लिख दिया, कि जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। आगे डिवीजन का साइन है ये वाला, और उसके नीचे लिखा है 5/8, तो मैंने यहाँ पर 5/8 लिख दिया। तो स्टूडेंट्स अब हम इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो नेक्स्ट वाली इक्वेशन इन्वर्ट हो जाएगी। 5 1 5 एंड 5 4 ज़ा 20। अब ये दोनों चीज़ें नोमिनेटर में लिखी हुई हैं, तो ये हो जाएंगी 4 8 ज़ा 32। ठीक है, तो ये हमारे पास टी का आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, कैन इफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्केयर एंड आर इक्वल्स टी एंड टी इज इक्वल टू 3। तो मैंने स्टूडेंट आपको पहले भी बताया है कि जो पहले वाली आर और टी की वैल्यू दी हुई होती हैं, इसका पर्पस होता है कि आप के की वैल्यू फाइंड कर लो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये जो पहली वाली आर की वैल्यूज़ हैं, ये आपने समझना है कि ये आपने यूज़ करनी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं इस रिलेशन की। रिलेशन है आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, आर इक्वल के टी स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पर हमने इक्वालिटी का साइन और साथ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड कर दिए। तो स्टूडेंट्स के हमारे पास क्या बनेगा, के वुड बी इक्वल टू आर बाई टी स्केयर। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 8 और टी की वैल्यू है 3, और 3 का स्केयर आपने यहाँ पर लिख लेना है। ये 8 और 3 का स्केयर हो जाएगा 9। ठीक है, के की ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है, उन्होंने बोला है कि नाउ यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर व्हेन टी इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स अब हमने ये जो है रिलेशन दोबारा से लिखना है। ये जो रिलेशन इक्वेशन बनी थी, आर इज इक्वल टू के टी स्केयर, हमने यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू है 8/9 और टी है 6 और 6 का स्केयर। ठीक है, 8/9 मल्टीप्लाई बाई 6 का स्केयर होता है 36, और ये 36/1 हो जाएगा, क्योंकि 36 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि 9 1 ज़ा 9 और 9 हाउ मेनी ज़ा 36, इट इज़ 9 4 ज़ा 36। ठीक है, अब हम इन दोनों नोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 और 4 को, तो ये आ जाएगा 8 4 ज़ा 32, एंड इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर। तो स्टूडेंट्स इसका सबसे पहले हम इस रिलेशन को लिख लेते हैं और उसकी इक्वलिटी बना लेते हैं। एक इक्वल्स के आर स्केयर। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पर इक्वलिटी और साथ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द रूल। अब नेक्स्ट है कि अब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर उन्होंने हमें वी की वैल्यू भी दी हुई है और आर की वैल्यू भी दी हुई है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि के वुड बी इक्वल टू वी ओवर आर स्केयर, क्योंकि आर स्केयर यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा वी से। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम वी की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज़ 5, और आर की वैल्यू हो जाएगी 3 स्केयर। तो ये 5/9 वुड बी इक्वल टू के। ये हमारे पास के की वैल्यू तो आ गई है। अब वहाँ पर मुझे क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करने के बोल रहे हैं, कहते हैं फाइंड आर। आर हमने फाइंड करना है, इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, वी इज़ इक्वल टू के आर स्केयर। उन्होंने बोले आर आपने फाइंड करना है, तो पहले मैं के को इस तरफ ले आता हूँ।
तो ये हो जाएगा v ओवर k इक्वल्स आर स्केयर। स्टिल इट इज़ इनकम्प्लीट। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था आर, उन्होंने आर स्केयर फाइंड करने के लिए नहीं बोला है। सो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी स्केयर रूट ले लेते हैं और इधर भी, ये तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आर वुड बी इक्वल टू द स्केयर रूट ऑफ v ओवर k। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, v और k की वैल्यू लिख देता हूँ और उसका कॉमन स्केयर रूट भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन को अगर दोबारा हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसके स्केयर की बजाय यहाँ पर हमें उसका क्यूब दिया हुआ है। तो हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। सिंपली आपने इसको चेंज कर देना है और ये यहाँ पर भी हमारे स्केयर की बजाय ये हो जाएगा 3 का क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली ये 5/27 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ को आपने ज़रा ध्यान से देख लेना होता है, ये अदरवाइज़ मिस्टेक हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने स्केयर था, ये बेसिकली हम इसको स्केयर रूट की बजाय हम यहाँ क्यूब रूट लेंगे। ठीक है, ये स्केयर नहीं होगा बल्कि ये क्यूब रूट लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, क्यूब को कैंसिल आउट करने के लिए क्यूब रूट लिया है और ये भी बेसिकली क्यूब था और यहाँ पर भी हम क्यूब रूट लिख देते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से भी हम स्केयर की वैल्यूज़ को हटाकर और जो है वो क्यूब लिख देते हैं। वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वी इज़ इक्वल टू के आर क्यूब, सो के इज़ इक्वल टू वी ओवर आर क्यूब। ठीक है, तो ये मैंने सारा क्वेश्चन अब जो है ना वो क्यूब कर दिए। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास आर क्या बनेगा, आर वुड बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वी ओवर के। तो आपने वी की और के की वैल्यूज पुट करनी है, क्यूब रूट कॉमन। वी हमारे पास उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि वी नाउ दैट इज़ 625। ठीक है, तो ये हो जाएगा 625 ओवर के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 5/27, तो 5/27। तो स्टूडेंट्स आपने इस एक्सप्रेशन को रफ वर्क में सॉल्व कर लेना पहले, फिर बाद में क्यूब रूट पे ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 625 ओवर 1 डिवाइडेड बाई 5/27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 625/1 मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट इक्वेशन को हम नेक्स्ट फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर देंगे। इट वुड बी 27/5, 5 1 5, 5 1 5, रिमेनिंग 1 आया तो ये 12 बन गया। तो 5 2 10, अब रिमेनिंग 2 आ गया तो ये बन गया 25। तो अब 5 5 25 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो नोमिनेटर्स हैं 125 और 27, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 125 मल्टीप्लाई बाई 27, तो ये आता है 3375। ठीक है, तो आपने इधर लिख देना है क्यूब रूट ऑफ 3375। स्टूडेंट्स अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये बेसिकली क्यूब बनता है 15 का, क्योंकि मैंने क्यूब इसलिए लिखा है क्योंकि क्यूब रूट को कैंसिल आउट करने के लिए क्यूब रिक्वायर्ड था। तो बेसिकली मैंने ये 3375 का जब फाइंड किया कि किसका क्यूब बनता है तो ये 15 का क्यूब था, तो मैंने लिख लिया 15 का क्यूब रेज टू द पावर क्यूब रूट। अच्छा जी, अब बेसिकली ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल आउट होगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, एंड दैट वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब। ठीक है, तो आपने डब्ल्यू को यहाँ पर लिख लेना है वेरीज डायरेक्टली विद द यू क्यूब। तो मतलब जब इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करके इक्वलिटी का साइन लगाएंगे तो साथ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा और यू क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट के इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर यू क्यूब। यहाँ पर डब्ल्यू की और यू क्यूब की वैल्यूज़ पहले ही दे देते हैं, वो डब्ल्यू की ये वैल्यू है और यू की ये वैल्यू है, तो आपने पहले वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 81 डिवाइड बाई 3 स्केयर सॉरी क्यूब, तो ये बेसिकली 81/27 हो जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 3 9 ज़ार 27 और 3 2 ज़ार 6 और 3 7 ज़ार 21, 9 1s थी और 9 3 ज़ार 27 होता है, तो के की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको दोबारा एक्सप्रेशन में यूज़ करके नेक्स्ट वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू व्हेन यू इज़ इक्वल टू 5, मतलब उन्होंने यू की वैल्यू चेंज कर दी है। इक्वेशन तो हम वही यूज़ करेंगे, यही वाली, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू के यू क्यूब। अब डब्ल्यू फाइंड करो और के की वैल्यू कितनी है 3 और यू की वैल्यू है यहाँ पर उन्होंने मेंशन की हुई है दैट यू इज़ इक्वल टू 5 और हम यहाँ पर लिखेंगे 5 का क्यूब। ठीक है, तो 5 का क्यूब बेसिकली क्या होता है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 एंड 25 5 ज़ार होता है 125। ठीक है, 1 to 5 इधर लिख देते हैं और 1 to 5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट वुड बी 375 एंड दैट्स द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है इफ़ वाई वेरीज इन्वर्सली एज एक्स, मतलब यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखती है, इन्वर्स रिलेशन एक ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं जिसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो दूसरी उसी प्रोपोर्शन से डिक्रीज़ कर रही होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ
कि कोई भी एक काम है जिसको 10 लोग मिलकर 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 10 लोग मिलते हैं और 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक क्वांटिटीज़ हमारे पास नंबर ऑफ़ पीपल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर और दूसरी क्वांटिटी डेज़ आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ बन गई। अब अगर जो भी काम है जिसको 10 लोग मिल के 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, अगर यहाँ पर मैं लोग आधे कर देता हूँ कि मतलब 5 जो हैं वो रह गए हैं, बाकी 5 चले गए हैं, तो ऑब्वियसली वो अब 2 डेज़ में तो नहीं कर पाएंगे, वो तो उनको तो बल्कि डबल टाइम लगेगा, यानी उनको 4 डेज़ लगे हैं। तो देखा आपने कि एक क्वांटिटी अगर कम हुई तो दूसरी इंक्रीज़, और उसकी बजाय अगर 10 लोगों की बजाय मैं यहाँ पर ज़्यादा लोग कर देता हूँ, तो मतलब 20 लोगों को यहाँ पर इस काम के लिए लगा देता हूँ, तो सिंपली वो उसी काम को एक दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो के बजाय फिर आधे टाइम के अंदर ही 2 दिन के बजाय आधे टाइम यानी एक दिन के अंदर ही वो काम सारा पूरा हो जाएगा। तो मतलब जैसे आपने देखा कि एक क्वांटिटी अगर कम होती है तो दूसरी इंक्रीज़ हो जाती है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो दूसरी डिक्रीज़ हो जाती है। तो जिस प्रोपोर्शन से एक क्वांटिटी चेंज हो रही है, अगर उसी प्रोपोर्शन से दूसरी क्वांटिटी अपोज़िट डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो ऐसे रिलेशन को हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। तो लिखने में बिल्कुल ऐसे ही y वेरीज इन्वर्सली विद द x, ठीक है। पहले हम लिखते थे डायरेक्टली में, डायरेक्ट सामने की तरफ, लेकिन ये 1/, आपने लिखना है, ठीक है। एक चीज़ आपने यहाँ पर ये नोट कर, उसकी रीज़न ये है कि एग्जैक्टली एक दूसरे के इन्वर्स हैं, मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज और दूसरी बिल्कुल ही डिक्रीज। तो इस तरह से हम इनको फिर एक दूसरे का इन्वर्स की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x को हम लिखेंगे y प्रोपोर्शनलिटी साइन 1/x, ठीक है। तो अच्छा, अब हम इसकी जो है ना एक इक्वलिटी वाली बना लेते हैं इक्वेशन, y इक्वल्स के इंटू 1/x, ठीक है। इक्वलिटी जब जैसे ही हमने यहाँ लगाया, साथ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी ऐड किया, अब के इस 1 से मल्टीप्लाई होके के ओवर x बन जाएगा, एंड दैट इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने क्या बोला था यहाँ पर, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, अगर उन्होंने नहीं कहा तो कोई मसला नहीं, आपके पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अच्छा, अब हमें कहते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 2 फाइंड y, अब कह रहे हैं फाइंड वाई व्हेन x इज इक्वल टू 1 to 6, ठीक है। तो ये अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x जो है 1 to 6, तो इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। और बल्कि पहले k की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी इक्वेशन को यूज़ करें तो y इज इक्वल टू k और x है, तो k क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k 1 ज़ा k, और x इस y से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा एक्स वाई। सिंपली आपने ये जो x की वैल्यूज़ पहले वाली दी हुई हैं वो आपने पुट कर देनी है, y इक्वल 7 है और x इक्वल्स 2। अब यहाँ पर x की वैल्यूज़ 2 है, y की 7 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 14, तो k तो हमारे पास 14 आ गया। लेकिन उसके अलावा अब आगे हमें कह रहे हैं कि फाइंड y, ठीक है, y की वैल्यू भी कह रहे हैं फाइंड करें। y इज़ इक्वल टू हमें पता है k और x है, ठीक है। तो k बेसिकली बन गया 14 और x बनता है 1 to 6, और y का आंसर आ गया। अब देखिए आपने इसको कैंसिल आउट कर लेना है, तो ये बेसिकली हो जाएगा 14 1 ज़ा 14 एंड 14 9 ज़ा 1 to 6, तो y हमारे पास बन जाएगा 1/9, ठीक है। तो ये हमारे पास किस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 8 है, इफ़ y वेरीज इन्वर्सली विद द x एंड y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो पहली वैल्यूज़ दी हुई होती हैं ये उन्होंने k की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी होती हैं, तो हम पहले वही कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास y है वेरीज इन्वर्सली विद द x, तो मतलब y प्रोपोर्शनल 1/x। अब हमने यहाँ पर इक्वलिटी साइन लगाना है, इम्प्लाइज दैट y वुड बी इक्वल टू k इंटू 1/x। तो यहाँ पर हो जाएगा k 1 से मल्टीप्लाई होके k, y इक्वल्स के बाई एक्स, और k बनेगा, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k हमारे पास k 1 सा k और x y से मल्टीप्लाई होके एक्स वाई हो जाएगा। x है हमारे पास 4 और x है 3 और y 4 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, सो k वुड बी इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट कहते हैं कि फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेसिकली हमारे पास इसी रिलेशन को यूज़ करना है हमने। ये जो हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन बनी थी, इसी को हम यूज़ करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं y इक्वल्स के बाई एक्स। तो स्टूडेंट्स k की वैल्यू है 12 और y की वैल्यू है 24, और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 1 ज़ा 12 और x यहाँ पर आ जाएगा x 24 के साथ, 24x, बट वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x नॉट 24x। तो 24 को इधर ला के डिवाइड कर देंगे, 12/24 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स x।
12 ones are 12 और 12 twos are 24, तो x आ जाएगा 1/2 एंड दैट वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ y varies inversely with the z and w is equal to 5 w is varies inversely with the z and w equals 5 and z equals 7, find w when z equals 175/4। तो स्टूडेंट्स पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि y वेरीज इन्वर्सली विद द z, तो आप इसको पहले k की वैल्यू इसको इक्वलिटी बना लो, k इंटू 1/z, तो k मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये बन जाएगा k/z। तो पहले हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं, wz से मल्टीप्लाई होके wz हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो दो वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई हैं w की और z की, ये इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं। ये जो k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 7, वो आ जाएगा 35। k की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ w, क्योंकि उन्होंने बोला है कि w की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन z इक्वल्स 175/4। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं w इज़ इक्वल टू k/z। अब हम दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं, k है 35 और z है 175/4। ठीक है, तो यहाँ रफ वर्क में हम लिख लेते हैं इसको, 35/1 डिवाइडेड बाई 175/4। ठीक है, क्योंकि 35 का कोई डिनोमिनेटर नहीं था तो मैंने उसका डिनोमिनेटर क्या बना लिया 1। ठीक है, अब हम 35/1 मल्टीप्लाई 4/175। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर कट करें, 5 7 ज़ा 35 होता है, क्योंकि इसके एंड पे भी 5 आ रहा था, इसके एंड पे भी 5 आ रहा था, तो मैंने ये 35 को भी 5 से कट कर दिए। 5 7 ज़ा 35 होता है, 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15। अब नोमिनेटर्स में हमारे पास 7 और 4 हैं, तो 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 और 3 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके 33 बन जाएगा। सो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28/30। बल्कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पर 2 रिमेनिंग आता है, तो 25 हो जाएगा और 5 5 ज़ा 25 होता है, तो यहाँ पर बेसिकली 35 आएगा। ठीक है, और दोनों 7 के टेबल में आते हैं, 7 4 ज़ा 28 और 7 5 ज़ा 35 होता है, तो डब्ल्यू का आंसर बनेगा 4/5। ठीक है, तो ये चीज़ इसका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ आर एंड ए इज़ इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 10 है ए वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ एंड ए इक्वल्स 2 आर इक्वल्स 3, फाइंड आर व्हेन ए इक्वल्स 72। तो सबसे पहले रिलेशन लिख लेते हैं और इसका इक्वलिटी का इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये इक्वेशन बन चुकी है, अब लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये के की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, अब हम यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ए इक्वल्स k/r², क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r² हमारे पास यहाँ आ जाएगा और a को हम इसकी जगह पर ले जाएंगे, ये बन जाएगा r² इक्वल्स k/a। हमने चूँकि r की वैल्यू फाइंड करनी है, r² की तो नहीं करनी, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए r वुड बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ k/a। ठीक है, आपने यहाँ पर k और a की वैल्यू पुट करनी है, k है 18 और a है 72। तो ये बेसिकली बनता है, अगर हम इसे कैंसिल आउट करें, 18 1 ज़ा 18 और 18 4 ज़ा 72। ठीक है, तो r आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर दो चीज़ें डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रही हों और उनका कॉमन स्क्वायर रूट हो, तो उनके स्क्वायर रूट को हम सेपरेट लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 का स्क्वायर रूट तो बेसिकली 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, लेकिन जब यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस आंसर के साथ आ जाएगा। सो आर का आंसर आएगा 1/2 प्लस माइनस। अब प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप 1/2 का स्क्वायर लेते हो, तो मतलब प्लस 1/2 का अगर स्क्वायर लेते हो, तो तब भी आपके पास क्या आता है, +1/4।
और इसी तरह से अगर -1/2 का स्क्वायर लेते हो तो भी आपके पास +1/4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि -1/2 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, और 1 1 ज़ार ये वाला 1, और 2 2 ज़ार 4। तो मतलब ये है कि चाहे आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लो या फिर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लो, आंसर के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन ही आता है। होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए वेरीज इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ बी एंड ए इक्वल्स 3 एंड बी इक्वल्स 4। तो स्टूडेंट्स मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ये वैल्यूज़ जो होती हैं पहली ए और बी की, ये दो का वैल्यूज़, ये हमें ए के की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी जाती हैं। तो हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखते हैं, ए वेरीज इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ बी, सो ए वुड बी इक्वल टू के इंटू 1/b स्क्वायर। तो बेसिकली ये बन जाएगी इक्वेशन ए इज़ इक्वल टू के बाय बी स्क्वायर। अगर इसको रीअरेंज किया जाए तो के विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने ए और बी की वैल्यूज पुट कर लेनी है। ए है 3 और बी है 4 स्क्वायर। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर। ठीक है, एंड दैट इज़ 16, और 16 3 ज़र होता है 48। तो के की ये हमारे पास वैल्यू आ गई 48। तो अब आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन को दोबारा यूज़ करना है और ए की वैल्यू अब आपने फाइंड कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन है ए इज़ इक्वल टू के बाय बी स्क्वायर। तो बेसिकली आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। के की वैल्यू पुट करते हैं 48, और बी की वैल्यू ये है 8, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 48/64। 8 6 ज़ार 64 और 8 8 ज़ार 64 होता है। 8 6 ज़ार 48 और 8 8 ज़ार 64। तो ये 6/8 आ जाएगा। 2 से फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8। तो हमारे पास ए का जो आंसर बनेगा दैट वुड बी 3/4। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। और नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। इसका रिलेशन बेसिकली है वी वेरीज इन्वर्सली विद द क्यूब ऑफ आर। ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे तो वो हो जाएगी वी इक्वल्स के इंटू 1/r³। ठीक है, और वी इक्वल्स के ओवर r³ हो जाएगा। ठीक है, तो के बनेगा हमारे पास VR³। अब स्टूडेंट्स हमें पहले उन्होंने वैल्यूज़ दी होती हैं के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम वी की वैल्यू है 5 और आर की वैल्यू है 3, इसको पुट करेंगे तो और तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 का क्यूब होता है 27। 27 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 135। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास के की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड वी व्हेन आर इज इक्वल टू 6। मतलब अगेन हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, वी इज इक्वल टू के ओवर r³। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं, के है 135 और r बेसिकली ये 6 है। आपने 6 का क्यूब पुट कर देना। आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 4 ज़ार 12, 1 रिमेनिंग आया, 3 5 ज़ार 15, 3 7 ज़ार 21 और 3 2 ज़ार 6। तो 45/72। फर्दर सॉल्व करते हैं, 3 से ही कैंसिल आउट करते हैं। 3 1 ज़ार 3, रिमेनिंग 1 आया। 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6, रिमेनिंग 1 और 12 बन गया। 3 4 ज़ार 12। अगेन 3 से 3 5 ज़ार 15 और 3 8 ज़ार 24। तो ये जो हमारे पास वैल्यू बनती है वी की, दैट वुड बी 5/8। ठीक है, ये एक क्वेश्चन एक पार्ट अभी। अब हम नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। कहते हैं कि आर व्हेन वी इज़ इक्वल टू 320। तो इसी इक्वेशन को हम ज़रा मॉडिफाई करेंगे। v इज़ इक्वल टू के बाय r³। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो r³ इधर आ जाएगा और v इधर आ जाएगा। इम्प्लाइज़ दैट के इज़ इक्वल टू सॉरी इम्प्लाइज़ दैट r³ इज़ इक्वल टू के बाय वी। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे ताकि ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाए। इस तरफ तो क्यूब रूट, लेफ़्ट साइड पर क्यूब रूट लेना तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं क्यूब को क्यूब रूट से कैंसिल आउट करना चाहता हूँ। लेकिन राइट साइड पर चूँकि इक्वालिटी है तो इसलिए राइट साइड पर भी हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट करते हैं के और वी की। के है हमारे पास 135 और वी है ये वाली वैल्यू। ठीक है, 320। तो ये 320 गिवन है, तो ये हमारे पास आर आ जाएगा 135/320 क्यूब रूट। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं, कैंसिल आउट करेंगे 5 से इसको, तो 5 2 ज़ार 10, तो रिमेनिंग 3 बचेगा, तो 35 बनना। 5 7 ज़ार 35। 5 को इससे भी करें, 5 6 ज़ार बेसिकली होता है 30, और 2 रिमेनिंग आया तो 20 बन गया। तो 5 4 ज़ार 20। ठीक है, और इसका क्यूब रूट।
अब स्टूडेंट्स अपने कॉमन क्यूब रूट को सेपरेट करना है, तो 27 का क्यूब रूट डिवाइड बाई 64 का क्यूब रूट। ठीक है, तो आपने 27 हमने अभी फाइंड किया था, यहाँ पर बेसिकली ये 3 का क्यूब था, तो इधर लिख देना है आपने 3 का क्यूब और कॉमन क्यूब रूट। इसी तरह से 64 जो होता है, अगर इसको हम 4 से 3 दफ़ा डिवाइड करते हैं, 4 वन ज़ा 4, 2 रिमेनिंग आया तो 24 बना, 4 6 आर 24। इसी तरह से 4 4 ज़ा 16, 4 वन ज़ा 4, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, इट इज़ 64। ठीक है, तो बेसिकली 4 का जो क्यूब होता है दैट इज़ इक्वल टू 64। तो मैंने 64 की जगह पर ये 4 क्यूब लिख दिया। इसी तरह से 27 के बजाय 3 क्यूब लिख दिया। क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास आंसर बनेगा 3/4। ठीक है, इट वुड बी द राइट आंसर। और ये दोनों पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। वी की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं और आर की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास आ गई है 3/4। इसको हम एनसर्कल कर देते हैं, बल्कि स्क्वायर में लिख देते हैं ताकि ज़रा प्रोमिनेंट हो जाए और एग्जामिनर इसकी इसी को डायरेक्टली देखे, बजाय इसके क्वेश्चन को पढ़ने बैठ जाए। अगर क्वेश्चन को पढ़ने बैठेगा तो फिर आपको ऑब्वियसली गलतियाँ निकालेगा और आपके मार्क्स ज़्यादा डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक रिलेशन दिया गया है। इस रिलेशन को हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, m वेरीज इनवर्सली विद द क्यूब ऑफ n। तो इसकी इक्वलिटी बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वलिटी साइन लगाने के साथ ही हमें यहाँ पर कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ेगा प्रोपोर्शनैलिटी का, तो ये बन जाएगा 1/n क्यूब। और ये इक्वालिटी अगर बनाए प्रॉपर तो वो k/n क्यूब होगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k आ जाएगा हमारे पास mn क्यूब। हमें उन्होंने यहाँ पर ये m की वैल्यू भी दी हुई है और ये n की वैल्यू भी दी हुई है। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है ताकि k की वैल्यू आ जाए। तो k वुड बी इक्वल टू m है 2 और n है 4 का क्यूब। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 क्यूब होता है 64, प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हमने किया। 2 4 ज़ार 8 और 2 6 ज़ार 12, तो ये 128 हमारे पास k की वैल्यू आई है। अब हम इक्वेशन यूज़ करते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इक्वेशन है बेसिकली ये हमारे पास m इज़ इक्वल टू k/n क्यूब। इसी इक्वेशन को हम लिखते हैं k इक्वल्स m इक्वल्स k/n क्यूब। हमने चूँकि उन्होंने क्या फाइंड m व्हेन n इज़ इक्वल टू 6, तो अभी इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। और उन्होंने बता दिया k की वैल्यू कितनी 128 आई है, n की वैल्यू 6 है तो 6 का क्यूब बना, तो m इक्वल्स 128/6 क्यूब। तो बेसिकली 128/2 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर इन्हें हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनेगा 4 3 ज़ार 12 और 4 अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं होपफुली हो जाएगा वैसे। 4 3 ज़ार 12 और 4 2 ज़ार 8 और 4 5 ज़ार 20 और 1 रिमेनिंग 16 आया, 4 4 ज़ार 16। तो ये 32/54 फर्दर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ार 2 एंड 2 6 ज़ार 12। इसी तरह से 2 2 ज़ार 4 और 2 7 ज़ार। तो ये हमारे पास m का आंसर आ चुका है 16/27। इसी तरह से अब नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोल रहे हैं कि एंड n की वैल्यू फाइंड करो व्हेन m इज़ इक्वल टू 432। तो हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे अगेन। यहाँ पर लिख लेते हैं m इज़ इक्वल टू k/n क्यूब। और बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई हमने चूँकि n फाइंड करना है तो m को हम इधर ले आते हैं और n को इसकी जगह पर ले जाएंगे, तो n क्यूब बनेगा k/m। दोनों तरफ हम क्यूब रूट लेंगे क्योंकि हमने इस क्यूब को कैंसिल आउट करना है, तो इस तरफ तो क्यूब रूट लेना मेरी मजबूरी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ पर भी हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वलिटी है, जो काम आपने एक तरफ करना है वो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो n आ जाएगा आपके पास k/m क्यूब रूट। ठीक है, तो k बेसिकली बनता है हमारे पास 1 to 8 और m की वैल्यू है 432 और इसका कॉमन क्यूब रूट आ जाएगा। इनको अगर हम फाइनल कट करते हैं तो ये बेसिकली बनता है 8/27 का क्यूब रूट। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्यूब रूट उनके सेपरेट लिख देंगे और 8 बेसिकली 2 का क्यूब है, 2 क्यूब लिख दिया 8 की जगह पर, और उसके बाद जो 27 है दैट इज़ द क्यूब ऑफ 3। ठीक है, ये 3 क्यूब जो है क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल आउट होगा, ये भी क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल आउट होगा। n वुड बी इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा आंसर भी आ गया। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट